रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4, ये चौथा पार्ट शुरू करते हैं आज। कल तीसरा पार्ट डाला था, आज चौथा पार्ट डालते हैं। और पहला ही प्रश्न दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, वो हम ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, जो हम इस बार ले रहे हैं। यदि एक रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का कुल मूल्य दिया है। क्या दिया है हमें? यदि एक रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, इनका कुल मूल्य ये सिक्के हैं। यदि इतने 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का कुल मूल्य बराबर कितना दिया है? सिक्कों का कुल मूल्य दिया है हमें 93.75 रुपीज़, 93.75 रुपीज़। ये सिक्के हैं 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य है 93.75 और उनकी संख्याओं का अनुपात दिया है हमें। और उनकी संख्याओं का अनुपात कितना है? जो सिक्के हैं इनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। इनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:5। हमें दिया है कुछ सिक्के हैं, उनका कुल मूल्य 93 है। जो सिक्के हैं वो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। उनकी संख्याएं जो है 3:4:5 के अनुपात में है। हमें निकालना क्या है इसमें? प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताओ कितने, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या निकालना है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, अर्थात 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 25 पैसे के कितने होंगे। हमें संख्याओं का अनुपात दिया है कितना? 3:4:5 ये दिया है। अब इनकी कीमत का अनुपात निकाल लेते हैं। पहले कीमत में कितना है? 3 रुपये, 1 रुपये के कितने सिक्के? 3 है। तीन 3:4:5 है। तो इनकी जो है संख्याओं का अनुपात कितना? तो इनकी कीमत का अनुपात निकाल लेंगे। 3 है तो इसके कितने होंगे भाई कीमत का अनुपात? देखो 1 रुपये में 3 सिक्के हैं अनुपात में, तो इनकी कीमत का अनुपात कितना होगा? 3। 1 रुपये के कितने हो? देखो 1 रुपये में 1 ही होता है, 50 पैसे 1/2 होता है और ये 1/25 1/4 होता है। तो इनकी कीमत का अनुपात
सीधा ही लिख लेता हूँ मैं, कीमत का अनुपात निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें उनकी संख्याओं का कुल मूल्य दिया। तो मूल्य का अनुपात निकालो, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात कैसे निकाला? देखो एक रुपए का एक सिक्का है, इसका अनुपात 3 है, तो 3 एकम 3 ही हो गया भाई, 3 एकम 3। 50 पैसे के कितने 1/2, और यहाँ अनुपात में है 4, तो गुणा 4 करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, तो कितने हैं 3:2। कीमत में कितना हो गया 3:2। 25 पैसे के कितने भाई वहाँ 5, 25 पैसे के कितने 5, तो कितना करेंगे इसको 1/5 करेंगे तो कितना हो गया 3:2 कितना है, ये इससे भाग देंगे 1/5, 1/4 करेंगे तो कितने का 5 का 5 है ना, तो इसका 1/5 करेंगे तो कितना होगा 1/4 सॉरी, तो 4 एकम 4 बच गया कितना 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो सिक्कों के मूल्य का अनुपात आ गया कितना 3:2:1.5। कैसे निकाला ये ध्यान दे लो, 1 रुपए का एक ही सिक्का, तो 3 में 1 की गुणा होगी 3 आ गया। 50 पैसे अर्थात 1/2, इसमें 1 रुपए में कितने होंगे 2 भाग, तो यहाँ रुपए में निकालेंगे ना कीमत, तो कुल कितने रुपए, तो 50 पैसे में कितना 1/2, अर्थात इसके कितने 2 सिक्के होंगे 1 रुपए में, तो इसमें कितने का 1/2 की गुणा करेंगे 4 में, चूंकि संख्याओं का अनुपात दिया हमें, तो 4 में 1/2 की गुणा करी 2। फिर 25 पैसे के कितने 1/4, तो यहाँ का अनुपात में संख्या कितनी 5, तो 5 में 1/4 की गुणा करी इतना, तो कुल कीमत कितनी आ गई भाई 3 और हमारे अनुसार 3 और 2 5 और एक 6.25। परंतु 6.25 ने देखकर कुल कीमत कितनी दी है हमें प्रश्न में मूलों की सिक्कों का कुल मूल्य है 93.75। ये कितना दिया 93.75, तो कितने गुणा भाई ये देखियो 15 छिके 90 और 15 5 75 हो गया, 15 गुणा हो जाएगा पूरा, 15 छिके 90 हो 93 है ये कितने हैं 25 पैसे, तो आराम से कितना हो गया 93.15 गुणा हो गया। ये आई नहीं बात समझ में, 15 5 75 का 5 का 15 दूनी 30 और 7 37 पॉइंट का पॉइंट और 15 छिके 90 और 3 93, अर्थात 15 गुणा हो गया। 6.2 से इसे भाग दे लो, बात एक ही है। तो ये 15 गुणा है, तो ये सिक्के भी भाई कितने होंगे, सिक्कों की जो अनुपात दिया इनकी संख्या भी 15 गुणा होगी, 3 ना होकर कितनी होगी, तो 1 रुपए के कितने होंगे 1 रुपए के होंगे 3 गुणा कितने 15 थी 45 सिक्के। फिर 50 पैसे के कितने हैं अनुपात में 2 ना होकर 15 गुणा 15 दूनी 30, और फिर कितना 50 पैसे के हो गए, और 25 पैसे के कितने अनुपात में 1.25 सॉरी, तो ये 1.25 ना होगा कितना होगा 15 गुणा कितने 15 5 75 का 5 का, और 15 दूनी 30 और 7 37 और हासिल 3 15 एकम 15 3 18, तो 18 कितने हो गए 18.75। यदि कुल मूल्य जोड़ें तो देख लो ये कितना होगा, तो ये हो गया 45 और 15 चौका 60,
ये कहा किया हमने, ये भी 15 गुना होगा, 15 चौका 60, 15 × 45। अच्छा यहाँ करेंगे ना, वो सॉरी हमने ये गलत कर दिया भैया, ये तो कीमत का अनुपात था, संख्याओं में करेंगे ना, संख्याओं का अनुपात तो दिया ना, 15 × 45 और 15 चौका 60, 50 पैसे के कितने संख्या में अनुपात 4 का है, तो 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 25 पैसे के संख्याओं में कितने हैं 5, तो 15 × 5 = 75। ये करेंगे हम यहाँ 5, तो 15 × 5 = 75, ये होंगे 75। तो इनकी संख्याओं का अनुपात कितना, 45:60 अनुपात कितना 75, अर्थात इनकी संख्याएं अनुपात में 3, 4, 5 के हैं। देख लो ये 15 × 30 = 45, 15 चौका 60 और 15 × 5 = 75। आ गया अनुपात इनका 3, 4, 5 का, 3, 4 अनुपात में सिक्कों की संख्या थी। तो कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये के 45, अर्थात कितने होंगे 45 रुपये। जांच भी कर लो भाई, 1 रुपये के कितने 45 सिक्के, तो कुल मूल्य कितना हो गया 45 प्लस 50, 50 पैसे के कितने सिक्के आए 60, तो कितने रुपए हो गए 30 रुपये। अब 25 पैसे के कितने सिक्के आए हमारे 75, कितने आए 75 सिक्के, तो 75 को कहीं से देंगे हम, तो 75 में कितना होगा, ये हो गए 30 और 45, 75 और 18 पॉइंट कितना आ जाएगा, लगभग 18.75 टोटल करेंगे 93.75। तो ये कुल कीमत आ गई, यहीं से हमने निकाल ली भाई। 1 रुपये के 45 तो 45 रुपये हो गए, 1 रुपये के 50 पैसे के 60 तो कितने हो गए 30 रुपये हो गए, और 25 पैसे के कितने 4 से भाग देंगे ना, 4 एकम 4 बच के 3 हो गए, कितने 35, 4 8 32 बच के कितने 3 हो गए 30, और 4 7 28 बच के 2 और 4 5 20, अर्थात 18 रुपये 75 पैसे। तो कुल 93 ही था, कुल मूल्य 93 था, यहाँ भी 93। तो उत्तर की भी जांच हम कर सकते हैं यहीं से। एक बार और देख ले, बड़ा प्यारा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा गया एक बार समझ लें, यदि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य 93 रुपये 75 पैसे हो, तो उनकी संख्याओं का अनुपात, और उनकी संख्याओं का अनुपात दिया 3:4:5, तो वास्तव में कितने, ये संख्याओं का अनुपात है तो कितने सिक्के थे, अर्थात यहाँ संख्याओं से हमें सिक्के बताने कितने, संख्याओं का अनुपात दिया। तो सबसे पहला हम क्या निकालेंगे, सिक्कों के मूल्य का अनुपात या उनकी कीमत निकालेंगे। यहाँ से हल करेंगे हम इसको, और क्या निकालेंगे, सिक्कों के मूल्य का अनुपात। कैसे निकलेगा, 1 रुपये का 1 सिक्का तो 1 की 3 में गुणा करी 3 ही आया, मूल्य का अनुपात निकाल ले। 50 पैसे के कितने हो 1/2, 1/2 की कितने में गुणा करेंगे भाई 4 में गुणा करेंगे, तो मूल्य कितना 1/2 गुणा 4 2 आवेगा। 25 पैसे के 1 कितना है 4 सिक्के हो 1 रुपये में, तो 1/4 कितना यहाँ संख्या में तो 5, तो इसका कितना भाग हो गया 1.25। तो कुल कीमत कितनी होगी इनकी 3 और 2 5 और 1 6.75। परंतु ये कह रहे सिक्कों की कुल कीमत ये ना हो क्या कितनी है 93.75 है, तो इससे भाग दिया कितना कट गया 15 आ गया, अर्थात ये इसका 15 गुना है। तो सिक्कों की संख्या भी भाई साहब ये 15 गुना होगी, अर्थात 15 × 30 = 45, 15 चौका 60 और 15 × 5 = 75 होगी, अर्थात 1 रुपये के 45, 50 पैसे के 60 सिक्के और 25 पैसे के 75 होंगे। हमने उत्तर की जांच करी, क्या हमारा सही आया, 45 सिक्के तो 45 रुपये हो गए 1 रुपये के, और 50 पैसे के 60 सिक्के तो 30 रुपये इनके बन जाएंगे, और 25 पैसे के 75 सिक्के तो 4 से भाग दे दो, 75 को कितना 18.75, इन्हें जोड़ के देखा 93.75 ही आवे तो सही है।
तो इस प्रकार से अपने उत्तर की भी हम जांच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये इस प्रकार का प्रश्न आप आवेगा तो आप अवश्य कर सकते हो। हमें क्या दिया होगा, सिक्कों का जो है क्या दिया होगा, 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य, उनकी संख्याओं का अनुपात दिया होगा। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे। संख्याओं का अनुपात तो है, तो उनकी संख्या कितनी है ये हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम कीमत निकालेंगे। जो ये अनुपात दिया इसकी संख्या से गुणा करेंगे। इसमें 1 रुपये में एक ही सिक्का होता है, 50 पैसे में 1 रुपये के कितने 1/2 सिक्के, अर्थात 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के 4, अर्थात 1/4। इन संख्याओं के अनुपात में गुणा करेंगे तो कीमत आ जाएगी। तो 1 की 3 में गुणा करी 3, 50 पैसे अर्थात 1/2 की 4 में करेंगे कितना आ गया 2 कीमत, और 25 पैसे के 1/4 संख्या में है 5, तो 5 गुणा 1/4 करेंगे 1.25, अर्थात कुल कीमत आ गई कितनी, इनको जोड़ो 3 और 2 5 और 1 6.25। परंतु ये कह रहे कुल कीमत या ना हो क्या कितनी है 93.75 है। इससे भाग दिया पॉइंट से पॉइंट, 625 एकम 625 और 625 पंजे, बाकी जो आ गया वो बच गया, 15 गुना हो गया ये। तो संख्या भी भाई कितनी 15 थी, ये 15 गुना है तो संख्या का अनुपात, तो संख्या कितनी होगी 15 थी 45, 15 चौका 60 और 15 पाँच 75, अर्थात सिक्कों की संख्या 45, 60 और 75 होगी। अनुपात में 3, 4, 5 होगी। यदि इसका उल्टा भी दे दें भाई, यदि अनुपात में इतनी है तो सिक्कों के मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। सिक्कों के मूल्य का अनुपात ज्ञात करेंगे तो सिक्कों की संख्या देंगे ये, फिर संख्याओं का अनुपात ना देकर सिक्कों की संख्या इतनी है, इतने इतने पैसे के सिक्कों का अनुपात है तो उनके मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए 15 से भाग दे दो, 15 × 45, 15 दूनी 30, समझ में, 15 चौका 60, 15 पाँच 75। तो इस प्रकार से 3, 4, 5 इनका अनुपात आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब और दूसरा टाइप लेकर चलते हैं हम। देखो बड़ा प्यारा प्रश्न लेंगे इस बार भी, ये समझ में आ गया होगा बड़ी अच्छी तरह आप लोगों की। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा प्रश्न लेंगे। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है प्रश्न कहता है 145 को 2 भागों ए व बी में इस प्रकार बांटा गया है। 145 रुपये को ए व बी में, ए व बी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:2:3, 1:3 बराबर 2:3, 2:3 है। और ए अनुपात सी समान अनुपात में सी अनुपात बी के, अर्थात ए बटे सी बराबर होगा सी बटे बी। ये समझ गए आप, ए सी की जो वैल्यू होगी वो सी बटे बी के बराबर होगी, अर्थात ए सी का अनुपात बराबर होगा। समान अनुपात का चिन्ह है समान, इसका मतलब होता है बटे, अर्थात ये जो अनुपात है इस अनुपात के बराबर है, ये इन्होंने दिया है। तब सी का मान कितना होगा, तब सी बराबर वाट, सी की वैल्यू बतानी। तो 145 को ए व बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3। पहले ए और बी की
फ्रेश वैल्यू निकालेंगे। 145 को ए बी में बांटा गया तो कितना 3 और 2 के अनुपात में बांटा गया, चूंकि 3 2 + 3 ये बराबर कितने के है 145 के, अर्थात ये अनुपाती योग 145 के है। तो यहाँ 5 और 2 कितने हो गए 2 और 5 7, 2 और 3 में है ना, 2 और 3 में सॉरी 2 और 3 में 2 अनुपात 3 में है तो 3 और 2 5 हो गए। अब 5 से इसको काटियो भाई, 5 दूनी 10 और 5 नम 45 और 29 बार आ गया तो 1 बराबर 29, अर्थात एक अनुपात की वैल्यू कितनी 29 है। तो ए बराबर 2 था परंतु 1 की वैल्यू कितनी है 29, तो ए बराबर कितना हो गया, तब ए बराबर 2 ना होकर 29 गुना होगा। ये 29 दूनी ये 29 गुना है तो ये अनुपात भी 29 गुना होंगे। 29 दूनी 58, ए का मान 58 होगा और बी का मान भाई क्या होगा 29 30 87 87, या 29 गुणा 3 कह लो, 29 गुणा 3 बराबर कितना 29 30 87। तो ए और बी की वैल्यू क्या आई हमारी, हमें ए बी को इस प्रकार बांटा गया था कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है और 2 और 3 5 होगा, अनुपाती की योग और ये दिए गई संख्या के बराबर होगा। तो 5 अनुपात बराबर 145 के जो हमें बांटने थे, तो 5 से इसे भाग देंगे 29, अर्थात ये इसका 29 गुना होगा, या एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 29। तब ए का अनुपात 2 था तो 2 ना होकर 29 दूनी 58 होगा और बी का भी 3 ना होकर 29 30 87 होगा। अब यहाँ तक तो ए बी का तो मान हमें आ गया। अब हमें बताया गया है कि और ये नु कह रहे ए और सी का समान अनुपात बराबर है सी और किसका बी का। तो अब इस भाग को लेंगे हम, चूंकि ये सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंदर के पदों का गुणनफल बराबर होता है या मध्य अनुपाती बराबर होता है। सी स्क्वायर बराबर होगा बाहरी पदों का गुणनफल ए गुणा बी के, सी स्क्वायर बराबर होगा ए गुणा बी के। हमें सी की वैल्यू बताना था, इसमें हमारे से पूछेगा सी बराबर वाट। तो यहाँ ये समान अनुपात में जब कोई भी संख्या हो तो उसका मध्य अनुपाती अर्थात मध्य की संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा बाहर की संख्याओं का गुणनफल, अर्थात सी गुणा सी बराबर होगा ए गुणा बी। अब ए बी का हमें पता तो सी स्क्वायर का हमें मान सी का मान निकालना, या सी स्क्वायर बराबर कितना, ए का मान कितना है भाई 58 और बी का कितना है 87। तो इसको हम क्या लिखेंगे, या सी बराबर 58 को 29 दूनी और 29 थी अभी लिखा था तो 29 तो बाहर आ जाएगा भाई, 29 दूनी 58 और 29 30 87, तो 29 का स्क्वायर तो बाहर आ गया तो कितना बच गया, बाकी पे जो स्क्वायर है अंडरूट हो जाएगा 2 3 6, तो ये आ गया 29 अंडरूट 6। सी का जो मान आया वो आ गया 29 अंडरूट 6, परंतु ये नु कह रहे पूरा जो है उसमें बताओ संख्या में, तो सी कितना होगा। अब अंडरूट 6 की वैल्यू भी रख लेंगे, 29 गुणा अंडरूट 6 का मान कितना होता है लगभग में 29 का अंडरूट 6 का मान होता है लगभग 2.45 लगभग होगा। ये याद कर लियो, मैं अभी कुछ लिखवाऊंगा अंडरूट जिनकी वैल्यू दी हुई होता है, जैसे अंडरूट 2 का मान 1.414 होता है, अंडरूट 3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, अंडरूट 5 का मान 2.23 होता है, अंडरूट 6 का 2.4। तो इस प्रकार से 2 3 मैं अभी लिखवाऊंगा, इनको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ये इस तरह कहीं भी जगह हमें रखने पड़ सकते हैं। जैसे अंडरूट ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन में जो दिया गया वो निकाल लेंगे, इसे पूरा निकाल लेंगे, इसे पूरा निकाल लेंगे तो लगभग 71 आ जाएगा, लगभग 29 पंजे गुणा करके देख लो, 30 की कर लो सीधे भाई, इसमें जो है 30 की आसान रहेगी तो 3 की गुणा करके देख लो, जो भी आएगा लगभग में 71 आ जाएगा पूरी संख्या। ये 29 ना मान के 30 मान लो और इसमें गुणा कर लो, जो आएगा उसके लगभग आ जाएगा।
तो लगभग 71 आ गया। अब ये कहाँ से आया देखो, ये कुछ हमें वर्गमूल याद रखने पड़ेंगे। जैसे √2 का मान कितना होता है, आप सभी को पता होगा 1.414 होता है। किसका मान? √2 का। √3 का कितना है? 3 का वर्गमूल कितना होता है? 1.732 होता है। और √4 का तो 2 होता है। √5 का मान, √5 का मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 से ज़्यादा होगा, अर्थात 2.23। √5 के बाद आया √6। √6 का कितना होगा? √6 का भी 4, 2 पॉइंट कितना, 2.45। √7 का भी निकाल सकते हैं हम इसी प्रकार से। √7 का कितना, ये हो जाएगा 2.75 लगभग। कितना? 2.75 लगभग। और √4 का 2√2 हो जाएगा। 2√2 इसमें गुणा कर देंगे भाई, 2√2 में 2 की, ये √8 का हो जाएगा। √8 को 2√2 लिख सके हम, 4 दूनी 8, तो 2 गुणा कितना, 1.414, ये हो जाएगा। अर्थात कितना, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 पॉइंट कितना, 2 एकम 2, तो हो जाएगा 2.82। तो ये कुछ √2 में वैल्यू है, इनको आप सभी को याद करना है। कितना, यदि आपको कंपटीशन में बीट करना है तो इनको याद कर लेंगे। कितना √2 जो है इसका ध्यान रखेंगे। ये याद रखेंगे, √2 का 1.4, और √2 फिर 2 के बाद 5, 3 का कितना, 1.732, और √4 के बाद 5 के बाद 4 का तो पता ही है 2, 5 का हो गया, 2.23, और √6 का 2.45, √7 का 2.75, √8 का कितना, ये होगा 2 मल्टीप्लाई कितना, 1.414, या 2 की गुणा कर देंगे, कितना होगा 2.82 लगभग। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न था 145 रुपये को ए बी में इस प्रकार बांटा गया है कि उनका ए बी का अनुपात 2:3 है। तो हमने सबसे पहले इनका अनुपाती योग करा, हल में अनुपाती योग दिया तो हम सीधा 3 और 2 5 निकाल लेंगे। यदि अनुपात सही ना दिया होता, भिन्नों में दिया तो उसको सही करते, परंतु यहाँ तो ऑलरेडी हमें ए की वैल्यू भी दी और बी की भी। ए की 2 है और बी की 3 है, तो 3 और 2 5, परंतु ये कह रहे 5 ना होकर कितनी है भाई, 145 है, अर्थात ये कितना गुणा होगी, 29 गुणा। तो ये 1 ना हो गया, अब कितना होगा, ए का मान 2 गुणा 29 58, और बी का मान 27 81। और हमें दिया है ए अनुपात सी समान अनुपात है सी अनुपात बी। तो हमने इसको भी हल किया, तो ये c², अंत्य पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल, या इसे कहते हैं मध्यानुपाती भी बोल देते हैं इसको। मध्यानुपाती c बराबर होता है √ab, c बराबर होता है √ab, इसको मध्यानुपाती बोल देते हैं कई बार। यही होता है मध्यानुपाती। जहाँ भी निकालना हो, जितनी भी संख्या उनका गुणनफल में वर्गमूल कर दो, वो मध्यानुपाती निकल जाता है। यहाँ 2 है तो 2 का आ जाएगा। आया समझ में? तो ये इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। जैसे अभी इससे पहला मैं पहली वीडियो में बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, जहाँ सी की वैल्यू z आई थी, 2 समान अनुपात में संख्याएं दी थी, तो 1 से हमने ए का मान a² बराबर निकाला और ये c² बराबर निकाला। तो a बराबर जो c² की वैल्यू आई थी वो होगी थी, √ab था। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो अभी पहले करवाया था हमने। तो अब कुछ बंटवारे के प्रश्न ले लेते हैं जो बहुत बार बार पूछे जाते हैं। एक बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर बड़े लेवल में आता है, SSC CGL
ये इसी तरह का एक प्रश्न है, बार बार कई बार प्रश्न पूछा गया इसी टाइप में। प्रश्न तो पूरा याद नहीं, परंतु कोशिश की गई है कि उसकी तरह का प्रश्न आया है। तो देख लेंगे क्या है भाई प्रश्न। प्रश्न में दिया किसी एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सामंत श्रेणी के 11वें पद और 18वें पदों का अनुपात। एपी कोई श्रेणी है समांतर श्रेणी, उसके 18वें पद और 11वें पदों का दिया है। हम सीधा लिख देंगे दिया है, प्रश्न ना लिख के हम डायरेक्ट लिखेंगे हमें क्या दिया है। हमें दिया है किसी समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी समझो 1 2 3 4 जो समान अंतर से चलती हो बीजगणित में, उसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद और जो है 18वें पद का अनुपात अर्थात T11 बटे T18। एक फॉर्मूला होता है, अभी बताऊंगा। 10वां पद या 18वां पद या 11वां पद या 15वां पद निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं। हमें दिया गया समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में T11 अर्थात 11वें पद का अनुपात और 18वें पद का अनुपात कितना दिया। 11वें और 18वें पद का अनुपात कितना है भाई साहब, 2:3। अर्थात 11वां पद यदि हम कहीं निकालना है तो ये होगा a प्लस, यदि प्रथम पद a है तो n-1 इंटू डी, अर्थात n का कितना है 11, 11 में से गया 10 तो 10d। ये होगा T11 बराबर a प्लस 10d और बटे कितना T18। तो T18 में कितना होगा a प्लस, जहाँ a प्रथम पद है और d इनका अंतर होता है, a प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये होगा a प्लस कितना, देखो 11 था तो 10 हो गया, यहाँ 18 है तो 17 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूंकि Tn बराबर होता है अर्थात समांतर श्रेणी का nवां पद Tn, ये फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात श्रेणी में जो अंतर चला वो और कहाँ तक। जैसे हमें T11 निकालना था तो T11 बराबर कितना n-1 अर्थात 11-1 10 और d दे दिया a प्लस डी, हमें पता नहीं, परंतु हमें ये दिया प्रश्न में इनका अनुपात दिया। T11 और T18 का मान कितना दिया, 2:3 दिया भाई, कितना 2/3 ये दिया हमें, कितना 2/3। सॉरी यहाँ इसको यहाँ लिख लेंगे कोई, ये बराबर दिया है 2/3 नो कह लो ना। T11 और T18 का अनुपात 2:3 है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, a और d में संबंध निकालेंगे, इसको सरल करेंगे भाई। 3 की तो गुणा ऊपर जाएगी और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, अर्थात ये 3 हो जाएगा 3a या 3a प्लस 10×3 बराबर कितना हो जाएगा 2a प्लस 17×34 या 3a 2a गजा के कितना बचेगा, ये 34d है, सॉरी 17×34 3d लिखेगा 17×34d, समझ गए होगे। 2 की इसमें गुणा होगी और 3 की ऊपर वाले में गुणा, चूंकि ये बराबर है आपस में तो यहाँ से 3a में से 2a जाकर a बच जाएगा, या a बराबर कितना हो जाएगा, ये 30d है उधर 34 है तो 4d, a बराबर 4d, अर्थात a की वैल्यू कितनी 4d के बराबर है। क्या दिया भाई साहब, a की वैल्यू 4d के बराबर है, या a और d में अनुपात, या ये कह लो या a/d 4/1, a का मान 4 और d का मान 1।
अर्थात जो सार्वंतर है वो एक है और जो है क्या प्रथम पद ए है। ए का मान 4 है अनुपात में और डी का मान 1 है। अतः श्रेणी क्या होगी, तब एपी श्रेणी, तब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन श्रेणी, एपी श्रेणी अर्थात समांतर श्रेणी। एपी श्रेणी को बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो क्या होगी भाई, जिसमें एक अंतर और प्रथम पद है 4, तो 4 के बाद 4 और 1 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9 और 10, 11, 12 और 13, 13 तक ही क्यों लिखी, चूंकि आगे प्रश्न में कुछ और दिया गया है। इसमें समांतर श्रेणी में यहां तक तो हो गया था। यदि और उसके पहले 5 पदों का योग उसके 3 प्रथम 10 पदों के योग से अनुपात ज्ञात करना, तो श्रेणी तो होगी या भाई 10 पद तक निकाली, चूंकि हमें प्रथम 5 और 1 से 10 तक के पदों का अनुपात निकालना, तो उसको निकालने के लिए हमें श्रेणी का पता होना चाहिए। श्रेणी के 10 पदों तक, तो श्रेणी 10 पदों तक कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें निकालना योग, योग का फॉर्मूला हमें निकालना अनुपात कितना, जो हमें याद करना, हमें ये तो दिया था भाई, ये दिया था हमने, ये श्रेणी निकाल ली। अब हमें ये निकालना क्या है, इसमें देखो हमें निकालना है एक होता है योग का फॉर्मूला SN, द सम ऑफ समान श्रेणी के n पदों का योग। ये सीधा भी लगा सकते हैं, यदि n पद दिए हैं तो ये होता है n/2, क्या होता है n/2 इंटू a+l। यदि हमें दिया हो या ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, क्योंकि अब हमें पूछा प्रथम 5 पदों का प्रथम 10 पदों से अनुपात ज्ञात करना था। प्रथम 5 पदों के योग का प्रथम 10 पदों के योग से अनुपात बताओ, अर्थात S10 बराबर S5 का हमें मान ज्ञात करना था। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अभी बताते हैं क्या करेंगे भाई। हमें निकालना था, ये होता है, ये 2 फॉर्मूले इस प्रश्न में यूज होंगे, TN और SN। TN क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का क्या योग या nवा पद। यदि हमें nवा पद निकालना तो TN बराबर T11 और 18 पदों का अनुपात दिया था 2:3, तो T11 इसमें हमने लिखा है 1 का हमें पता नहीं ना D का पता, तो T11 क्या होगा a+n-1, n का मान 11 1 10 दिया गया। ऐसे T18 a+18 की जगह n की जगह 18, 18 में से 17 17D, a+17D और इनका अनुपात है 2:3, इनकी गुणा 3 की ऊपर ले में और 2 की नीचे वाले में गुणा होगी, चूंकि ये बराबर है तो 3 की गुणा करी 3a और 30D और 2a और 34D, या 3a में से 2a का a और 34D में से उधर 30 गए 4D, अर्थात a और d का मान कितना 4:1 आ गया। तो सामंत श्रेणी क्या होगी, प्रथम पद 1 हो गया और अंतर है 1 का, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ही क्यों काटी, चूंकि हमारे से पूछा गया था, इस प्रश्न में पूछा क्या गया था S5 अनुपात S10 बराबर क्या, अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग और उसी श्रेणी के प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया था। यदि ये दोनों फॉर्मूले याद है तभी ये सवाल निकल सकता है, अन्यथा कोई भी किसी भी हालत में सवाल को नहीं निकाल सकता।
पहला हमें ए और डी का मान पता होगा तभी हम सामान्य श्रेणी निकालेंगे, और जब सामान्य श्रेणी निकालेंगे उस श्रेणी के पदों का योगफल कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला सीधा हम इसमें रख देते हैं, देखो। इसलिए S5 कितना, समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग S5 और बटे S कितना 10, इनका अनुपात निकालना था। S5n/2 तो 5/2 ही रखेंगे भाई यहाँ। S का मान, n का मान कितना है 5, प्रथम 5 का, तो 5/2 गुणा में a का मान 4 है और प्लस अंतिम पद 13 है। समझ रहे मेरी बात। और नीचे कितना, n की जगह 10 है तो 10/2 और गुणा में 4 + 13, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, L होता है अंतिम पद। तो यहाँ अंतिम पद 5 तक निकालना था तो अंतिम पद भी 5 होगा मेरे भाई, ये गलत हो गया। अंतिम पद तो ये रखेंगे ना 13, 9 4 13, 13 5 65/2, n-1 इंटू डी लगाएंगे भाई ऊपर। यहाँ अंतिम पद नहीं दिया, ये प्रथम पद 5 पदों का निकालना तो ये डी रखेंगे, तो ये फॉर्मूला ऊपर ये लगाएंगे। कितना, n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी लगेगा। एक ये भी होता है यहाँ n/2, यदि 2a + 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला भी होता है इसका। तो ये लगाओगे 4 दूनी 8 में से 1 गया, बच के 9 और 9 5 45/2। तो ये हो गया 4 + 8, अर्थात 5वां पद कितना है इसका भाई, 1 2 3 4, 5वां 8वां पद है, यही लग जाएगा। अंतिम पद कितना, पहला पद 4 है और अंतिम पद 8वां, 5वां पद कितना 8 है। ये तो सॉरी, इसके लिए फॉर्मूला कोई सा लगा लो, दोनों से एक ही निकलेगा। तो ये हो गया कितना, 4 + 8, अर्थात प्रथम 5 पदों का योगफल। पहला पद 4 है और ये पद कितना हो गया, अंतिम पद 8, 5वां पद, 5 तक निकालना था, 10 तक निकालना योग, तो प्रथम पद 4, अंतिम पद 13, 10वां पद ये हो गया 13, और यहाँ था 5 पदों तक, तो 5वां पद 8 हो गया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद n/2, ये होता है योग का फॉर्मूला। तो इसे निकाल लेंगे कितना, 8 और 4 12 से काटा 2 से, कितना 6 बार, और 6 5 30, अर्थात ये आ गया 30 बटे कितना, यहाँ देखो 13 और 4 17, 2 से पहले 10 काटा 5 बार और 17 5 85। अब इसको भी 5 से काट ले, 5 6 30, अर्थात 6 अनुपात कितना, 5 6 30, तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 से इसे काटो 17 बार, 17 5 85, तो 6 अनुपात 17। तो इस श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग और उसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात 6 अनुपात 17 आया। एक बार और समझ ले भाई, बड़ा प्यारा प्रश्न है और बड़े हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कभी जो है सामांतर श्रेणी अर्थमेटिक मीन जो है, जब यूपी बोर्ड में 6 मैथ होते थे तब उसमें पढ़ाया जाता था, वहाँ अलजेब्रा अलग होता था तो उसमें ये पढ़ाया जाता था। अब ये जो है हाई स्कूल लेवल पे भी आने लगा। तो कोई समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम पदों की संख्या यदि हमें निकालनी है Tn, तो जैसे 11 पदों तक 11वां पद यदि हमें निकालना है तो 11वां पद निकालने के लिए n का मान 11 रखेंगे तो 11वां पद आ जाएगा। तो T11 बराबर a + 11 - 1, अर्थात 10D हो गया, और 18वां पद T18, अर्थात a + 18 - 1 17 हो गया,
अर्थात ए प्लस 17D, ये हो गया ए प्लस 10D और ए प्लस 17D, और ये बराबर है 2/3 के, दिया है ये हमें प्रश्न में। और हमारे से पूछा क्या है, S5/S10 बताओ, अर्थात श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग और बटे श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग का अनुपात क्या होगा, ये हमारे से पूछा गया था। तो हमें nवा पद और श्रेणी के पदों का योग का सूत्र हमें पता होना चाहिए। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, और श्रेणी के n पदों का योग हो n/2 इंटू a प्लस l। a क्या होता है प्रथम पद, l क्या होता है अंतिम पद, या n/2 2a माइनस 1 इंटू डी का भी फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से कैसे निकालते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ये फॉर्मूला। देखो ये इसे अच्छी तरह से लिख दें फिर, ताकि आप इसमें भ्रमित ना हो। ये होता है श्रेणी के Sn बराबर, या तो ये लिखो या n/2 इंटू बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। या तो ये फॉर्मूला लगाओ या ये लगाओ, सामान्य श्रेणी के n पदों तक योग यदि आपको निकालना तो कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यदि अंतिम पद हमें दिया है तो अंतिम पदों तक निकालना या n पदों तक निकालना, तो हम वहाँ से n का मान रख के और a का मान रख के हम उसको निकाल सकते हैं योग को। तो हमने यहाँ से a और d में रेशियो निकाला, a बराबर 4d या a/d बराबर 4, अर्थात प्रथम पद यदि 1 है वो 4 है तो अंतर d होगा, अर्थात 1 होगा, d का मान 1 है तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, अर्थात श्रेणी क्या होगी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तक ही क्यों ली हमने, चूंकि इन्होंने पूछा S5/S10, इस श्रेणी के प्रथम 5 पदों के योग और प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात पूछा था। तो प्रथम 5 पदों का योग 5/2, 4 प्लस 8, 5वां पद 8 है अंतिम पद, और प्रथम 10 पदों का योग 10/2 और प्रथम पद a प्लस कितना l का मान कितना 13, तो 13 और 4 17 और 2 से काटा 10 5 बार 17 5 85, और ये आ गया 8 और 4 12, 2 6 12 6 5 30, 30/85, या 30 और 85 को हमने 5 से काट लिया, 6 5 6 30 और 17 5 85, तो 6:17 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न सभी की समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब एक प्रश्न और लेते हैं आपके लिए, ये अच्छी तरह ये दोनों सूत्र याद कर लिए भाई। n11वां पद या 18वां पद कैसे निकाला हमने, ये फॉर्मूला होता है Tn, अर्थात nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें केवल 11 का मान, n का मान 11 दिया था और बाकी कुछ नहीं दिया, तो T11 निकल गया हमारा कितना a प्लस 10d, और T18 अर्थात 18वां पद a प्लस 17d, और इनका हमें अनुपात दिया था T11 और T18 का अनुपात 2:3 था, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे। चूंकि दोनों अनुपात हैं तो ये इसकी गुणा ऊपर और इसकी नीचे, तो कितना ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ से a और d की वैल्यू आ गई, a की 4 और d की 1। जब a और d का पता हो तो श्रेणी को हम याद कर सकते हैं, चूंकि प्रथम पद a होता है और अंतर होता है d का अंतर 1 है, तो एक श्रेणी में 1 का अंतर है। यदि d का 2 होता तो 4 और 2 6, 2 8 और 2 10 होती श्रेणी। यदि 3 होता तो 4 3 7 3 10, फिर ऐसे हो जाती श्रेणी। ये ध्यान रखना है, श्रेणी 4 5 6 7 ही क्यों है, चूंकि इन श्रेणी में 1 का अंतर है। देख लो सारू में 1 का अंतर है। यदि d का मान 2 आता तो यहाँ 4 2 6 2 8 लेते श्रेणी। यदि d का मान 3 आता तो 4 3 7 3 10 लेते श्रेणी, तो 3 के अंतर से श्रेणी बनती। तो समान अंतर से श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा प्यारा प्रश्न था ये, उम्मीद करता हूँ कि सबकी समझ में आ गया होगा ना। फिर दोबारा इसको 2 बार देख लेना और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
अब क्या दिया है भाई, हमें आगे प्रश्न लेते हैं कोई। ये हो गया, फिर लेते हैं एक प्रश्न, हमें इसी प्रकार का लेते हैं। क्या यदि x और y का मान दिया हो और तो x और y के मानों का युग्म नहीं है। ये तो कोई प्रश्न नहीं, बड़ा आसान प्रश्न है, इसको रहने दो। प्रश्न कोई अच्छा सा लेते हैं फिर। ये हम करवा चुके और ये प्रश्न भी हो चुका। ए की आय का बी की आय से अनुपात 3:5, जबकि ए का व्यय बी की उसकी आय का 3/8 है। ये लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हल करवाते हैं भाई। ए और बी की आय और व्यय आधारित, आय और व्यय पर आधारित एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा समझना। ए और बी की आय का अनुपात अर्थात आमदनी का अनुपात, ए व बी की आय अर्थात आमदनी, इसका अनुपात का आय का अनुपात, ये हमें दिया ए अनुपात बी। ए और बी की आय का अनुपात हमें दिया है इतना, 3:5 दिया भाई। समझना प्रश्न को, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, और कई बार ये भी पूछा गया प्रश्न है, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, इन सभी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है ये भी। यदि ए और बी की आय का अनुपात ए अनुपात बी बराबर है 3:5, जबकि ए का व्यय उसकी आय का 3 कितना है भाई साहब, 8 है, और बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है, तो उनके व्यय का अंतर दिया है हमें, तो ए की आय ज्ञात करनी है। ए व बी के व्यय का अंतर, ए व बी के व्यय का अंतर हमें दिया है। अंतर कितना, ए और बी की व्यय के कितना, ये अंतर दिया हमें, ए और बी के व्यय का अंतर कितना दिया है इसमें, 14,300 है, 14,300 रुपये। ए व बी के व्यय का अनुपात जो है हमें अनुपात 14,300 दिया, और ए व बी की आय का अनुपात ये है, तो हमें काटना है ए की आय कितनी है, ए की आय अर्थात उसकी आमदनी कितनी थी, और हमें ए कितना खर्चा करता है,
व्यय, व्यय एक, ए का व्यय, ए का व्यय, ये कितना खर्चा करता है भाई, जबकि ए का व्यय उसकी आय का, आय, आय कितनी है 3, गुणा कितना, उसकी व्यय का 3 बटे कितना है भाई 8, 3 बटे 8, उसकी व्यय का कितना है 7 बटे कितना 5 है, 7 बटे 5, 7 बटे 5, 7 बटे 5 है, और 8 बटे 15, 7 बटे 5, समझ रहे मेरी बात। और बी का व्यय, बी का व्यय, ये इसकी आय का कितना है, ये है भाई साहब 8 बटे 15, 8 बटे 15। यदि हमें आयकर व्यय का अनुपात पता हो तो व्यय का अंतर दिया, हमें व्यय का अंतर निकाल सकते हैं। तो हमने इसे क्या किया, यहां हम कुछ समान कर लें, देखो ये कटती नहीं आपस में, यदि ये हम क्या करें 7 ये 21 बटे 5 हो जाएगा और 8 पंजे 40 बटे 15 हो जाएगा। तो इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ तो 5 की गुणा कर लें, और यदि यहाँ हम कितने की कर लें 3 की, तो कोई फर्क तो ना पड़े, अर्थात इस 5 की ऊपर कर ली और इसकी 3 की नीचे कर ली, तो यहाँ हो गया 15। तो अब यह आसान हो गया, 5 से 5 कट गया, 7 3 21, अर्थात इसका व्यय आ गया, ए का व्यय आ गया 21 और बी का व्यय कितना आया 5 3 15, 15 से 15 गए, 5 3 15, 15 से 15 गए, तो ये कितना आ गया 832। यहाँ 5 की करी तो यहाँ भी 5 की करेंगे, 5 3 15, 5 5 25, इन दोनों का एलसीएम हो गया 15, 3 और 5 का 15 एलसीएम ले लें तो 12 3 36, इसमें हो गया 36 और 60, इसमें 4 की गुणा कर ले और इसमें 3 की, 4 3 12 और 12 3 36, 12 पंजे 60, 12 की गुणा कर लो 3 का और 4 का, सॉरी इसमें क्या गुणा करेंगे भैया, ये यहाँ भिन्न दशमलव में आवेगा, दशमलव में आना नहीं चाहिए ये, तो व्यय का अनुपात निकालेंगे हम। तो इनका जो है कितना ले लिया हमने, ये आए है, तो इसे हमने जो है 12 से गुणा कर लो, इधर भी 12 से गुणा और इधर भी 12 से गुणा, अर्थात 12 3 36, या कितना लिखो इसे 12 3 36 और 12 पंजे 60। ऐसा क्यों करा हमने, चूंकि ये कट नहीं रहा भाई, ये 3 गुणा कितना आया था यहाँ, 3 गुणा 3 कितना 7 बटे कितना था ये, 3 गुणा 7 बटे कितना था 12 था, कितना था ये 7 3 21, इनकी व्यय का अनुपात कितना है 7 बटे 12, 7 बटे 12 है ये, 7 बटे 12। तो 12 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर ली ताकि ये 12 3 36 3 बार कट जाए, और यहाँ भी हमने कितने की गुणा कर ली 12 की, इन दोनों में 12 की गुणा करी, 12 3 36 और 12 पंजे 60, तो 3 अब 3 ना होकर 36 हो गया, और ये जो है 5 ना होकर 60 हो गया। अब ये कट जाएंगे आराम से, ये 8 बटे कितना था 60 वो 15,
अर्थात उनके व्यय का अनुपात। ये पॉइंट में आता आ तो जाता परंतु फिर परेशान करता, इसलिए हमने पहले इनको एक ऐसी भिन्न में तोड़ दिया जो ये 12 और 15 से कट जा। 12 और 15 से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम कह लो बस। 12 और 15 का अनुपात कितना 60, और 60 से कितनी बार 12, 12 पंजे 60, तो 12 ये 36 और 12 पंजे 60। तो हमने जो है 12 और 15 को उससे कटने वाला जो है क्या ले लिया 60 ले लिया, अर्थात इसमें 12 से गुणा कर दी दोनों में, 12 ये 36 12 पंजे 60, तो ये दोनों से कट जाएगा। तो हमने जो है 12 से इसमें गुणा करी तो ये 36 और ये 60 आ गया। अब ये हमारा बिल्कुल सही जाएगा। 12 ये 36 और 3 सते 21, तो ए का व्यय 21 रुपये आ गया। और बी का व्यय कितना हो गया, देखो बी का व्यय कितना हो गया 15 चौका 60 और 8 चौक 32। तो इसने ए ने खर्च कितने करे 21 रुपये और बी ने कितने खर्च करे 32 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, इनके व्यय का अंतर, व्यय का अंतर हमें दिया तो व्यय का ही अंतर निकाल लेंगे हम। तो व्यय का अंतर कितना हो गया 21, 9 और 2 11, व्यय का अंतर 11 हो गया। अब ये कह रहे 11, परंतु यहाँ क्या दिया प्रश्न में, ए व बी के व्यय का अंतर 14,300 है, 14,300। ए व बी के व्यय का अंतर 14,300 है। तो ये 11 से काटेंगे कितने गुना हो गया भाई, 11 एकम 11, बच के कितने 3 हो गए 33, 11 3 33, अर्थात 1300 गुना हो गया। क्या, अब ए की हमें आय पूछी थी, तो ए की आय भी और बी की आय भी अब जो है 1300 गुना होगी, न कि 3 और 5 होगी। हमें ए व बी की आय का अनुपात 3 और 5 दिया था ना, तो ए की आय भी जो है कितनी, या तो ये कहो हमने कितना निकाला 36 और 60 निकाला था, 36 और 60 की गुणा करो, तो ये भी तब ए की आय, तब जब हमने 36 पे और 60 पे निकाला तो आय का भी अनुपात 36 और 60 में ही गुणा करेंगे 1300 की। चूंकि ये कैलकुलेशन हमारी जो आई 36 और 60 पाई, न कि 3 5 पाई, तो हम यहाँ 12 की गुणा करेंगे, इसमें भी 12 की और इसमें भी, तो 36 और 60 आ गया। 36 और 60 इन 12 और 15 दोनों से कटने वाली संख्या देखेंगे, जो दोनों से कटने वाली संख्या हो, चूंकि यहाँ ये कट नहीं रहे थे 3 और 5, इसलिए हमने इसमें 12 की गुणा कर दी, तो ये 12 से भी कट गया 36 और ये 15 से 60 कट गया। तो यहाँ इन दोनों की ऐसी संख्या लानी थी हमें जो ये फ्रैक्शन से हमारी कट जाए, तो इन दोनों में संख्या समान की करनी थी गुणा, ये भी हमें जरूरी था। अलग अलग कर ले तो कट जाती, परंतु संख्या समान गुणा, जो 12 की यहाँ करी तो 12 की यहाँ करेंगे। तो 36 और 60 ले लिया हमने, 36 इसका कितना 7 बटे 12 जो है खर्च करता है अपनी आमदनी का। तो ए की आय कितनी है, तो 1300 गुणा कितनी 36, तब ए की आय, तब ए की आय अनुपात में 36 मानी थी हमने, तो यह 1300 गुणा होगी 36 गुणा 1300, 36 गुणा 1300। और बी की आय भी कितनी होगी, यदि बी की भी पूछते ये आय कितनी होगी, तो बी की कितनी होगी भाई 60 गुणा 1300, 60 गुणा 1300, इनकी गुणा कर लेंगे। 13 छक्का 78 का 8 का 2 जीरो तो आवेंगी, हासिल लगे 7, 13 3 39 और 7 40, 40,800 रुपये। और इसकी कितनी होगी 13 छक्का 78, अर्थात 78,000 रुपये। अब यदि हम इनका व्यय काटना चाह तो व्यय हमारा आ जाएगा, देख लो यही, और अंतर इन दोनों का अंतर घटा लो, इसमें से 78,000 में से 40 घटाओ ए व बी के व्यय का अंतर, तो व्यय इतना करते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हमें दिया था ए व बी की आय का अनुपात, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात थी। ए अपनी आय का 7/12 खर्च करता है, तो
ए का खर्च कितना, आय कितनी, हमने यहाँ 3 थी परंतु इसे हमने एक ऐसी संख्या बना ली जो 12 और 15 दोनों से कटती हूँ। चूंकि खर्च में 7/12 और 8/15 खर्च कर रहा, तो इन दोनों 12 और 15 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 60 होगी। अर्थात 12 और 15 का क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, कितना 60। और 60 कैसे बनेगा, इस 3 से एलसीएम को काटा और 5 से, तो 3 से काटा तो 12 आ गया और 5 से काटा तो 15 आ गया। तो ये जो है 12 की गुणा हमने इसमें कर दी, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। तो ये 3 और 5 ना लेंगे, 36 और 60 लेंगे, 36 12 तिया 36, 7 तिया 21। इसने 21 खर्च किए, इसने आय का कितना खर्च किया, 60 का 32 रुपये। तो इन दोनों का अंतर 11 रुपये है, परंतु इन्हों कह रहे उनके व्यय का अंतर 14,300 है। तो ये कितना गुना हो गया, 1300 गुना। तो आय भी जो है 36 ना होगा 1300 गुना होगी, और बी की आय भी 60 ना होगा 1300 गुना होगी। बड़ा प्यारा प्रश्न था भाई, समझने वाला प्रश्न था। एक प्रश्न और हल करते हैं हम। 3 दोस्त हैं भाई ए बी सी, अपने बीच जो है कितना 5525 रुपये बांटते हैं। 3 दोस्त हैं, उन्हें 52 कितना 5525 रुपये दे दिए गए, कहला भाई इन्हें बांट लो। तो बांट लगे हुए, परंतु क्या शर्त रखी, ए के हिस्से से 50 रुपये निकाल लिए, बी के हिस्से से 100 रुपये निकाल लिए और सी के हिस्से से 75 रुपये निकाल दिए, और उन्हें मिलने वाली राशि का अनुपात 11 18 24 हो, 11 12 18 24 हो। तो सी को प्रारंभ में कितने रुपए मिले, या सी का हिस्सा कितना था। इस प्रकार से प्रश्न है अगले वाला जो दिया गया है। इस प्रश्न को एक बार और समझ ले। ए व बी की आय का अनुपात ए बी 3:5 है, और दिया है ए व बी के व्यय का अंतर इतना है, तो ए की आय निकालनी थी। ए व बी की आय का अनुपात तो ये है, और ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है, बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। तो 7/12 और 8/15 इनका 12 और 15 का एलसीएम आता है 60। देखो 12 और 15 का एलसीएम आता है 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो इसको हम ऐसे रेशियो में तोड़ेंगे जो इनमें गुणा होकर क्या आ जाए। तो ये 3 और 2 5, तो 5 को 60 से काटा कितनी बार, 12 बार काटा, तो 12 की इन दोनों में गुणा करेंगे, 12 तिये 36, 12 पंजे 60। तो ये इनकी आय 3:5 ना होगा, 36 और 60 होगी। चूंकि हमें ये 12 से कटने वाली यहाँ संख्या चाहिए, आय जो है आमदनी, तो यहाँ 36 ले ली, 12 तिये 36, 7 तिये 21 रुपये खर्च किया इसने। बी ने आय का कितना खर्च किया, बी की आय 60 रुपये, 60 में से इसने 8/15 खर्च किया, 15 चौका 60, 832 रुपये। तो इन दोनों के खर्च का अंतर कितना है, 11, परंतु अंतर दिया 14,300। तो कितने गुना हो गया, इससे काटा 11 से 1300 गुना। तो आय भी जो है 1300 गुना होगी इनकी। ए की आय 36 गुना 1300, बी की आय। तो ये प्रश्न था भाई, उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट। तो हिस्सेदारी के ही प्रश्न चल रहे हैं, किसमें अनुपात में बांटना है हिस्से में। तो 3 मित्रों में जो है कितने रुपए बांटने भाई, 5525 रुपये बांटने, और वे इस प्रकार बांटने की ए के हिस्से से कितने रुपए निकालने हमें, 50 रुपये, बी के हिस्से से निकालने हमें 75 रुपये। देखो दिया है 3 दोस्त ए बी सी, ए बी और सी 3 दोस्त हैं, और इनको जो मिलने वाली राशि है
₹5525 हैं इनमें बांटने, परंतु इनके मिलने वाली राशि 11, 18 और 24 के अनुपात में। कब? जब ए के हिस्से से कितने रुपए निकाल लिए गए हों? ए के हिस्से से 50 रुपए निकाल लिए। 5525 में से ही निकाल लिया हमने। ए के हिस्से से कितने? 50 रुपये। बी को देने से पहले हमने कितने निकाल लिए? इसके हिस्से से 100 रुपये। और सी के हिस्से से हमने निकाल लिए कितने? 75 रुपये। देने से पहले इनके हिस्से से 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये निकाल लिए। कुल रुपये कितने हैं भाई जो बांटने? कुल धन बांटना था हमें कितना? 5525 रुपये। कितना? 5525 रुपये निकालना था, इसमें से बांटना था। तो इसमें से हमने पहले कितने निकाल लिए? ए के हिस्से से 50 रुपये, बी के हिस्से से 100 रुपये और सी के हिस्से से जो है 75 रुपये। और हमें क्या पूछा गया? सी का हिस्सा पूछा गया। सी को प्रारंभ में कितने रुपए मिले थे? तो सी के हिस्से से कितना निकाला? 75 रुपये। तो टोटल कितने निकालने हमने? 150 और 75 कितने हो गए? 225 रुपये। हमने कुल 225 रुपये निकाले माइनस 225 रुपये। 5525 में से हमने कितने निकाल दिए? 225 रुपये निकाल दिए। अर्थात अब कितने बचे? कुल 5300 रुपये बांटने हमें। अब आसानी से बढ़ जाएंगे ये। क्यों? चूंकि इनका अनुपात भी दिया है। किस अनुपात में दिए हैं? 11, 18, 24 के अनुपात में दिए। कितने में? 11:18:24। तो ये टोटल अनुपातिक योग कितना हो गया? 11, 18 कितने हो गए भाई साहब? 11, 18, 29, 29 और 24 कितने हो गए? 53। कुल धन कितना था? 5300 रुपये। कितना गुना है भाई? 100 गुना। देखो कितना आसान प्रश्न हो गया। कितना आसान प्रश्न हो गया, समझ रहे? 5525 रुपये ए बी सी में बांटने थे, परंतु बांटने से पहला क्या कर लिया? ए के हिस्से से 50 रुपये निकाल लिए, बी के हिस्से से 100 रुपये और सी के हिस्से से 75 रुपये निकाल लिए। तो कुल कितने रुपये निकाल ले भाई साहब? 100 और 50, 150 और 75, 225 रुपये निकाल लिए। कितने में से? 5525 रुपये से। अर्थात अब कितने रुपये बांटने? कुल 5300 रुपये बांटने। और इनका अनुपात हमें क्या दिया? 11:18:24। अर्थात इनको भी हमने जोड़ा तो 53 ही आया। तो ये कितने गुणा है? 5300 से 100 गुणा है। तो इनको मिलने वाला हिस्सा भी 100 गुना होगा भाई साहब। ए का हिस्सा कितना होगा? यदि सारू का पूछते, इन्होंने केवल सी का पूछा था। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा बराबर कितना? 50 रुपये निकालने थे। तो 11 गुणा 100 प्लस 50, 11 गुणा 100 प्लस 50। चूंकि 50 पहले निकाल लिए थे तो 1100 और 100, 1150 रुपये तो इसे मिलेंगे। ठीक है भाई जी। दूसरे का बी का हिस्सा, बी को कितने मिलेंगे? 18 गुणा 100, 18 गुणा 100 प्लस कितना? इसके हिस्से से 100 रुपये निकाल ले थे। अर्थात इसको कितने मिलेंगे? 1900 रुपये। टोटल हमारे 5525 होने चाहिए। ये भी जांच करनी। हमारे से केवल सी का हिस्सा पूछा था, परंतु हमने तीनों का निकाल लिया भाई। इसके कितने? 2400 प्लस 53, सॉरी 2475। चूंकि इसके हिस्से से कितने निकाले? 75। तो 24 गुणा 100 प्लस 75 बराबर 2475, 2475। टोटल मारो इनका 5 के 5, 7 5 12, 9 4 13, 13 1 14 1 15 का 5 का और 4 1 5, 5525 रुपये आ गए सारे बेटे के। देखो
यदि ये ना जोड़ते तो 5300 रुपये आते। तुम्हारा उत्तर गलत हो जाता। तो ए का हिस्सा कितना है? ए को 1150 रुपये मिलने थे, हमने 50 रुपये पहले से ही निकाल लिए, तो अब उसको कितने मिले? 1100। तो मिलने कितने थे? 1150। बी का हिस्सा 18 गुणा 100 1800, और 100 हमने पहले निकाल लिए थे इसके, तो 1900। सी का हिस्सा कितना? 24 गुणा 100 2400 प्लस 75 पहले निकाल लेते, वे भी जुड़ेंगे। तो प्रारंभ में इनको कितने रुपए मिलने थे? ये था ए का प्रारंभ में हिस्सा कितना था, बी का प्रारंभ में हिस्सा कितना था, और सी का कितना था। यदि ये पूछते निकालने के बाद ए को या बी को या सी को कितने मिले, तब हम निकालते। ए को 1100 मिले निकालने के बाद, बी को कितने मिले? 1800 मिले, और सी को 2400 मिले। परंतु इसमें प्रश्न में पूछा गया प्रारंभ में ए का सी का हिस्सा कितना था, प्रारंभ में बी का हिस्सा कितना था, और प्रारंभ में ए का हिस्सा कितना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तीन दोस्त हैं। 5525 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि जो है ए के हिस्से से 50 रुपये, बी के हिस्से से 100 रुपये और सी के हिस्से से 75 रुपये उनको बांटने से पहले ही ले लिए गए। बांटने के बाद जो उनका अनुपात है 11:18:24 है, अर्थात जो राशि मिली उन्हें 11, 18 और 24 के अनुपात में मिली। तो इनका अनुपातिक योग 53 आ गया। परंतु निकालने के बाद जो धन बचा था वो 5300 बचा था। तो ये कितने गुना हो गया? 100 गुना हो गया 53 का। तो ए का हिस्सा भी 11 ना होगा 1100 होगा, अर्थात 100 गुना होगा। बी का हिस्सा भी 18 ना होगा 1800 होगा, और सी का हिस्सा भी 2400 होगा। परंतु प्रारंभ में इन्हें कितने मिलने थे? जो इनके लिखड़े हुए और जोड़ देंगे। 1100 में 50 जोड़े 1150, 1900 में 100 जोड़े 1900, और 1800 में 100 जोड़े तो 1900, और 2400 में 100 जोड़े तो 2475। अर्थात यदि प्रारंभ में पूछे तो इनके हिस्से जो निकाले थे वे जोड़ देंगे, और यदि ये कहें अब उनको कितने मिले, तो भाई ये हम हटा देंगे। 1100, 1800 और 2400 ये मिले उनको। तो ये ध्यान देने की बात है, प्रारंभ में कितना था या उनसे पैसा निकालने के बाद कितने मिले। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। बड़ा प्यारा प्रश्न था ये भी। अब लास्ट एक क्वेश्चन और ले लें, चलो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट आएगा चूंकि कई प्रश्न हो चुके हैं अभी इस तरह के। अनुपात समान अनुपात, ये मैं काफी प्रश्न करवा चुका हूँ, तो लगभग हर प्रकार का प्रश्न आ चुका है इसमें। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे या यदि कोई सुझाव आपको देना है, यदि कोई बात आपको शेयर करनी है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई सुझाव देना हो, कोई इंक्वायरी करनी हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 81 26 65 14 28 ये व्हाट्सएप नंबर है। कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस पर कोई भी जानकारी इस चैनल से संबंधित आप ले सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अपने बच्चों के पास भेजो, कोई बुजुर्ग देख रहा, ताकि वो भी इससे कुछ सीखे और अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।